हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकार जॉब न्यूज़। तो कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। साध्वी मिस इंडिया बन गई हैं, पूरा नाम जानेंगे। भारत की इकॉनमी अब छठे स्थान पर आ गई है, थोड़ी खराब पोजीशन हुई है, क्यों हुई है जानेंगे। और भी कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो देख भी रहे हैं। शुरू करते हैं दोस्तों, और पहला महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 की विजेता कौन है? आंसर होगा साध्वी सतीश सैल। ठीक है, और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। तो ये गोवा की हैं मूलतः, और उन्होंने न सिर्फ अपनी खूबसूरती बल्कि अपने दिमाग और बेबाक जो जवाब दिए उन्होंने, उसकी वजह से उन्होंने भारत के अलग अलग क्षेत्रों से आई हुई जो 30 सुंदरियां थी उसको पछाड़ कर ये खिताब जीत लिया। और उनको ये जो क्राउन पहनाया किसने? तो मिस इंडिया 2024 निकिता पोरवाल ने उनको क्राउन पहनाया है। तो अब जो है ना, वो ये जो नाम है इनका साध्वी सतीश सैल, वो वर्ष 2027 में जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता होगी उसके लिए वो अब मतलब उसके लिए तैयारी करेंगी वो। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात। इनके बारे में बताऊं, ये मॉडल हैं और उद्यमी हैं। कनाडा की यूनिवर्सिटी से इन्होंने इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन में कोर्स किया हुआ है, और कई बार वो रनवे वॉक कर चुकी हैं। कई सारे ब्रांड कैंपेन भी उन्होंने किए हुए हैं। कई सारे भाषाएं बोलना जानती हैं, 7 भाषाएं जैसा कि बताया गया है। ओके, तो ये अब बन गई है फेमिना मिस इंडिया। ओके, अच्छा, आप पूछेंगे कि साध्वी, तो देखिए केवल नाम इनका साध्वी है, ये साधु वगैरह नहीं है, केवल नाम इनका साधु है। बचपन से ही इनके माता पिता ने नाम साध्वी सतीश सैल रखा था। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उप सभापति बने हैं, तो कौन सी बार वो इस पद के लिए चुने गए? आंसर का तीसरी बार। ठीक है, तो 17 अप्रैल को तीसरी बार राज्यसभा के उप सभापति चुने गए, निर्विरोध चुना गया, विपक्ष के से कोई नाम नहीं आया था। ओके, तो तीसरी बार इनको बनाया गया है, और ये मनोनीत सांसद हैं। पहली बार ऐसा है जब किसी मनोनीत सांसद को, राज्यसभा सदस्य को उप सभापति बनाया गया है राज्यसभा का। पहली बार कब बने थे ये उप सभापति? 2018 में, उसके बाद फिर 2020 में, और अब 2026 में उप सभापति इनको चुन लिया गया है। अच्छा, सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। पदेन सभापति राज्यसभा के जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो अभी हाल ही में इनका, हालांकि इससे पहले उपसभापति फिर से चुने जाने से पहले इनका मनोनयन किया गया, राष्ट्रपति ने किया। इनका पिछला कार्यकाल 9 अप्रैल को समाप्त हो गया था, और उससे पहले 2 बार ये जेडीयू से सांसद रह चुके थे, राज्यसभा सदस्य रह चुके थे, लेकिन जेडीयू ने इनको अपना उम्मीदवार नहीं बनाया। इसके बाद राष्ट्रपति ने इनको मनोनयन किया है राज्यसभा सदस्य के तौर पर। ठीक है, राष्ट्रपति क्या मतलब केंद्र सरकार ने जो रिकमेंडेशन किया उसके बाद। और आपको बताऊं कि पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई, उनके रिटायर होने के बाद ये सीट खाली हुई थी, वो भी राज्यसभा सदस्य थे, और फिर इनको, अब इनका जो कार्यकाल रहेगा वो 2032 तक राज्यसभा के सदस्य ये रहेंगे। ओके, इन्होंने पत्रकारिता से शुरुआत की थी, और फिर ये राज्यसभा पहुंचे थे जेडीयू के जरिए, और उपसभापति अभी हैं। ठीक है, और वो रांची में जो प्रभात खबर अखबार है तो उसके संपादक भी रह चुके थे बहुत लंबे समय तक। ठीक है, तो मनोनीत सांसद क्या होता है? देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति जो है ना, वो कई क्षेत्रों से, जैसे साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, इन सब में जो विशेष अनुभव हैं, ऐसे 12 सांसदों को जो है ना वो मनोनीत करते हैं। और मनोनीत सांसदों को आपको बताऊं कि राष्ट्रपति को, देखिए, एक तो राज्यसभा जो है ना, राज्यसभा के सदस्य हैं वो चुने जाते हैं। चुनाव प्रक्रिया एक अलग होती है, उसमें विधायकों द्वारा राज्यों में मतदान किया जाता है, उसका चुने जाते हैं, और मनोनीत सांसद सीधे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कर दिए जाते हैं। ठीक है, आमतौर पर जो सामान्य जो सांसद होता है वो किसी न किसी राजनीतिक दल से टिकट लेकर खड़ा होता है, और जबकि मनोनीत जो होते हैं वो टिकट
कहीं से नहीं लेते हैं, मनोनीत कर दिए जाते हैं। हालांकि उनके पास एक ऑप्शन होता है मनोनीत सांसद के पास कि वो मनोनयन होने के बाद यानी राज्यसभा सदस्य बनने के बाद 6 महीने के भीतर वो किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो सकते हैं, लेकिन 6 महीने के बाद नहीं हो सकते हैं वो शामिल। ओके, राष्ट्रपति चुनाव में वोट दे सकते हैं जो चुन के आते हैं राज्यसभा सदस्य, लेकिन मनोनीत जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाकी में मतदान कर सकते हैं। जैसे उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ या किसी कोई ऐसी चीज है, मतलब वोटिंग हो रही है, किसी बिल को पास करना है, तो उसमें वोट दे सकते हैं ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, किस खाड़ी देश ने दुनिया का पहला एयर टैक्सी स्टेशन शुरू किया है? आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात। और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं कि दुबई में ये जो है ना वो शुरू कर दिया गया है। ये देख रहे हैं बिल्डिंग, और उसके छत पर यहाँ देखिए आप इस तरीके से ये एयर टैक्सी वो रखी हुई है, और ये पहला एयर टैक्सी स्टेशन शुरू हो गया है। उद्देश्य ये है कि कम समय में बाई एयर यात्रा हो सके, और अभी 2026 में ही इसकी शुरुआत होने जा रही है। ठीक है, तो शुरुआत में क्या होगा, दुबई में एयर टैक्सी जो है ना वो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसके अलावा डाउनटाउन दुबई, दुबई मरीन, पाम जुमेरा, इन सब के आसपास संचालित होंगी। और ये है महत्वपूर्ण बात, दुनिया में पहली बार यहाँ पर शुरू की गई है, दुबई में यहाँ पर स्टेशन बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस खेल संघ के पूर्व अध्यक्ष एन रामचंद्रन का निधन हो गया 16 अप्रैल 2026 को? आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी विश्व स्क्वैश महासंघ और भारतीय ओलंपिक संघ, इन दोनों के वो अध्यक्ष रह चुके थे और उनका निधन हो गया। ठीक है, 2014 से 2017 तक वो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष थे, और आपको बताऊं कि 2008 से 2016 तक वर्ल्ड स्क्वैश जो महासंघ है उसके वो अध्यक्ष रह चुके थे। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट बात। चलें अब आगे बढ़ते। फोटोग्राफ ये रहा मेरे बगल में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, उससे पहले बताऊं आपको कि मैंने पिछले 16 महीने का यानी जनवरी 2025 से लेकर और अप्रैल 2026 तक का टोटल करंट अफेयर्स वीडियो आपके सामने रखा है। करीब 10-11 घंटे का वो वीडियो है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर और शार्प लर्निंग ऐप पर भी अवेलेबल है, और उसका पीडीएफ या इस वीडियो का भी पीडीएफ वो अवेलेबल है शार्प लर्निंग ऐप पर। और अगर आप शानदार तैयारी करना चाहते हैं करंट अफेयर्स की तो मेंबरशिप बैच ले सकते हैं। एक बेसिक मेंबरशिप बैच है जो कि एसएससी, टीचर, रेलवे, पुलिस, इन सब के लेवल का है। और दूसरा है ISPCS बैच। इसमें क्या मिलता है आपको? 2026 का पूरा मिलेगा, 25 का मिलेगा, 2027 मतलब अगले 365 दिनों तक अपडेट आपको मिलते रहेंगे। मॉक टेस्ट, पीडीएफ, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, ये सब कुछ मिलेगा। तो ज्वाइन कर सकते हैं आप शार्प लर्निंग ऐप पर। अभी बम्पर छूट चल रही है, हो सकता है 1-2 दिन में समाप्त होगी। अगला क्वेश्चन है, पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? हाई कमिश्नर। आंसर होगा बांग्लादेश। ठीक है, उनको ये चुना गया है। ओके, तो बीजेपी लीडर हैं दिनेश त्रिवेदी, और अब बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त तो वहाँ पर ये होंगे। लंबे समय बाद है जब किसी पॉलिटिशियन को उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। आमतौर पर जो IFS अधिकारी होते हैं उनको वहाँ पर नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो ये है एक इम्पॉर्टेंट बात। अब इनको और ये बताऊँ कि दिनेश त्रिवेदी जो है ना वो पहले TMC से जुड़े हुए थे, तृणमूल कांग्रेस, और वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में वो प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। और आपको बताऊं कि वो UPA सरकार में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब रेल मंत्री भी रह चुके हैं। बाद में बीजेपी में शामिल हो गए थे वो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 किसे दिया गया? आंसर होगा डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को। ठीक है, तो 19 अप्रैल को उनको ये अवार्ड जो है ना सम्मानित किया गया। इस अवार्ड से वो जो है ना वो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी IARI उसके डायरेक्टर और वाइस चांसलर हैं। ठीक है, तो ये अवार्ड उनको दिया गया है।
ठीक है, तो ये स्वामीनाथन के नाम पर ये अवार्ड है, जो भारत में जो हरित क्रांति है उसके जनक भी माने जाते हैं। तो उन्हीं के नाम पर ये अवार्ड जो है ना वो दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 18 अप्रैल को, और इस बार की थीम है संघर्षों और आपदाओं के संदर्भ में जीवंत विरासत के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया। ठीक है, तो ये है इस बार की जो है ना वो थीम है विश्व धरोहर स्थल की। ओके, तो ये है विश्व धरोहर। इस बार क्यों ऐसे थीम रखा गया? क्योंकि कई सारे विश्व धरोहर जो ना या ईरान में हो या फिर उधर फिलिस्तीन में हो, वो नुकसान उनको हुआ है हमलों की वजह से, युद्ध की वजह से। ओके, तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये दिवस आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF उसके आंकड़ों के अनुसार 2025 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जो रैंकिंग है, GDP रैंकिंग, वो क्या रही है? मतलब दुनिया में जो अर्थव्यवस्था है उसमें हम किस पोजीशन पे हैं? आंसर का 6th पोजीशन पे अब आ चुके हैं। भारत जो नो मतलब खिसक चुका है स्थान से। हम 4th इकॉनमी के बारे में कह रहे थे कि खुद को कि हम 4th इकॉनमी होने जा रहे हैं या हो गए हैं, लेकिन अब जो लेटेस्ट अपडेट है वो IMF ही जारी करता है, और उसके मुताबिक अब हम 6ठे पोजीशन पर चले आए हैं। और ये कैसे पता चला है? तो IMF ने अप्रैल 2026 में अभी लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये जारी किया है, WEO, और उसी के आंकड़े के अनुसार भारत वैश्विक GDP रैंकिंग मतलब ग्लोबल अर्थव्यवस्था के मामले में भारत 6th पोजीशन पे आ गया है। ठीक है, कुछ दिन पहले की बात है जब भारत को दुनिया की 4थी या 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताया जा रहा था, लेकिन ताजा जो आंकड़े हैं उसमें क्या हुआ है, ब्रिटेन और जापान जो है ना वो फिर से भारत से आगे निकल गए हैं। ठीक है, तो ये है कि महत्वपूर्ण बात। कुछ डेटा यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ कि किस तरीके से भारत जो है ना वो आगे पीछे हुआ है, लेकिन अभी उम्मीदें बेहतर बनी हुई हैं। ठीक है, तो 2025 के लिए जो आंकड़ा जारी किया गया उसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट स्थान पर है US, सेकंड पर है चाइना। ठीक है, 30 बिलियन डॉलर जो है ना, 30 ट्रिलियन डॉलर, सॉरी 30.8 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है अमेरिका, नंबर 1 पे है। सेकंड स्थान पर 19.6 ट्रिलियन डॉलर की वो है चाइना। जर्मनी 5 ट्रिलियन डॉलर का है और वो है तीसरे स्थान पर। चौथे पे इस वक्त जो है वो 4.44 ट्रिलियन डॉलर का जापान है। यूनाइटेड किंगडम ये है आपका 5वें स्थान पर और 4 ट्रिलियन डॉलर उसकी इकॉनमी है। और भारत की इकॉनमी वो है 3.92 ट्रिलियन डॉलर। ओके, तो ये है इंपॉर्टेंट ये स्थिति। आप देखिए कि भारत पहले IMF के आंकड़ों के अनुसार 5वें स्थान पर था, लेकिन अब 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। लेकिन उम्मीद अभी बनी हुई है, हालांकि 2026 में ये उम्मीद नहीं रहेगी। 2027 में आप देख सकते हैं थोड़ी सी उम्मीद बनेगी। 2030 में जो है ना वो भारत की पोजीशन ये बेहतर हो सकता है, 4थे स्थान पर फिर से पहुंच सकता है भारत। ओके, तो ये है इम्पॉर्टेंट बात जो है वो। अब सवाल यहाँ पर होगा आपके मन में कि आखिर भारत की अर्थव्यवस्था नीचे क्यों हो गई? कई वजह हैं। मुख्य तौर पर अगर हम 3 वजहों की बात करें तो सबसे बड़ी वजह है रुपए में गिरावट। भारत का रुपया लगातार रसातल पे चला जा रहा है। आज ही की अगर रेट की बात करेंगे तो 94 रुपीज़ के आसपास $1 की कीमत है। तो रुपया जो गिर रहा है उसकी वजह से हमारी जो अर्थव्यवस्था है, क्योंकि दुनिया भर में अर्थव्यवस्था का पैमाना क्या है, कैसे नापा जाएगा, तो डॉलर से नापा जाता है। अब जब डॉलर से नापने जा रहे हैं तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है, कमजोर रुपए की वजह से हमारा जो आकार है ना वो छोटा नजर आता है। ठीक है, कभी $80 80 रुपये प्रति डॉलर था, फिर 90 हुआ, फिर अब 95 के आसपास भी पहुंच चुका था। अभी कुछ दिन पहले की बात है। फिर RBI ने दखल दिया, डॉलर बेचा, उसके बाद फिर थोड़ी सी रिकवरी हुई भारतीय रुपए की। अब 94 के आसपास ये भारत का रुपया है। तो जितना ज़्यादा गिरेगा रुपया, जितने ज़्यादा उसकी वैल्यू खराब होगी, उतना ही हमारा जो अर्थव्यवस्था का आकार है वो दुनिया की नज़र में छोटा नजर आएगा। क्लियर होगी बात? दूसरी बात क्या है? बेस ईयर रिवीजन। ठीक है, मैंने कुछ दिन पहले बताया था आपको कि भारत जो है ना वो अपने GDP की गणना के लिए जो बेस ईयर है
उसको बदलकर अब 2022-23 कर दिया है। तो इस पद्धति की वजह से नॉमिनल जीडीपी के आंकड़े में कुछ तकनीकी सुधार हुए हैं और उसकी वजह से वो जो है ना वो पहले की तुलना में थोड़ा कम जीडीपी नजर आया है। ओके, तो एक तो ये बात हो गई। अच्छा, हमें बेस ईयर रिवीजन भी करना था क्योंकि आईएमएफ ने पुराने बेस ईयर की वजह से भारत के जीडीपी के जो डेटा है उसको सी कैटेगरी में डाल दिया था, मतलब खराब कैटेगरी में डाल दिया था। तो फिर भारत ने अपने जो जीडीपी है उसके बेस ईयर को 2022-23 कर दिया। ओके, और क्या बात है, जापान और ब्रिटेन का प्रदर्शन अच्छा हुआ है, वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो थोड़ी बेहतर हुई है और डॉलर के मुकाबले में उनकी जो मुद्रा है ना वो स्थिर है या फिर थोड़ी सी ऊपर भी हुई है। जैसे जापान की तो बेहतर हुई है, वहाँ का जो येन है वो, और जबकि ब्रिटेन की जो मुद्रा है उसमें थोड़ी स्थिरता देखने को मिली है। तो इस वजह से क्या है कि अब भारत की जो स्थिति है वो 6th स्थान पे चली आई है इस वक्त। ओके, हालांकि सकारात्मक स्थिति है कि हम जो है वो अब आगे कुछ सालों के बाद जो है ना वो बेहतर स्थिति में हो सकते हैं। आईएमएफ का अनुमान है कि 2031 तक भारत जो है ना बेहतर अर्थव्यवस्था बन सकता है। 2031 तक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। लेकिन अगर रुपए में की ढलान इसी तरह से रही तो फिर स्थिति खराब हो सकती है। ठीक है, कई सारे लीडर्स कई बार बोलते हैं ना कि अरे रुपए से क्या फर्क पड़ गया, आप सामान रुपए में ही खरीदते हो ना, डॉलर में तो खरीदते नहीं हो। लेकिन यहाँ तो नुकसान हो रहा है, यहाँ बहुत बड़ा। रुपया जितना सस्ता होता जाएगा उतना ही हमारे जो पूरी अर्थव्यवस्था उस पर बहुत गहरा असर पड़ेगा, हमारा इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, तो ये है एक महत्वपूर्ण बात। ओके, अच्छा, जीडीपी क्या होता है? जीडीपी क्या है? मतलब पूरी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कितनी है, मतलब एक वर्ष में किसी देश में वहाँ जो वस्तु सेवा इन सब का जो उत्पादन हुआ है उसका कह सकते हैं एक तरह से बाजार मूल्य क्या है। उसके कैलकुलेशन का भी एक प्रक्रिया होती है, इसमें C+I+G+X-M, मतलब कंजम्पशन यानी ओके इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, इसके अलावा एक्सपोर्ट एंड माइनस इंपोर्ट कर दिया जाता है और इससे पता चलता है कि जीडीपी हमारा कितना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस क्रिकेट एसोसिएशन ने 2026-27 के घरेलू सीजन से खिलाड़ी अनुबंध प्रणाली यानी प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम शुरू करने की घोषणा की है? आंसर का मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन। ठीक है, जैसे बीसीसीआई करता है ना, ऐसे ही ये मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ये काम करने जा रहा है और अभी मीटिंग हुई वहाँ उसके काउंसिल की और उसी में ये फैसला लिया गया है। इसमें क्या है ना कि 3 कैटेगरी कर दिए गए हैं, A, B, C। उसमें ग्रेड A को 12 लाख से 20 लाख पर ईयर मिलेंगे रकम, ग्रेड B को 8 से 12 लाख रुपए पर ईयर और ग्रेड C को 8 लाख रुपए पर ईयर मिनिमम तो मिलेगा ही। ठीक है, इसके अलावा मैच फीस वगैरह तो मिलेगा ही। तो क्रिकेट को और बेहतर करने के लिए और जो रकम है वो उन खिलाड़ियों पर भी खर्च करने के लिए ये फैसला किया है, महत्वपूर्ण। अगला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच में रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट यानी RELOS वो समझौता जो है लागू हो गया है, जिसके तहत दोनों देश जो है एक दूसरे की जमीन पर 3000 तक सैनिक तैनात कर सकेंगे। आंसर का रशिया। भारत और रशिया के बीच में ये एग्रीमेंट जो है ना वो लागू हो गया है। ठीक है, और यही होगा कि 3000 सैनिक एक दूसरे के देशों में वो रह सकेंगे। देखिए, दिसंबर 2025 में रूस ने इसकी मंजूरी दी थी और बताया ये जाता है इस खबर के अनुसार कि ये लागू हो गया है अभी 1-2 महीने 3 महीने पहले ही, और इसका खर्च भी दोनों देश मिलकर उठाएंगे। तो 5 वर्षों के लिए लागू रहेगा और फिर आगे बढ़ाया जा सकता है। तो 3000 सैनिक एक दूसरे देशों पर, और ये जो है ना वो एक दूसरे के मिलिट्री बेस, एयर बेस, पोर्ट इन सब का इस्तेमाल कर सकेंगे और ऑपरेशंस इन सब के आसान होंगे। ठीक है, एक साथ 5 वॉरशिप और 10 मिलिट्री एयरक्राफ्ट उसकी तैनाती की अनुमति भी रहेगी और इसके तहत ईंधन, पानी, मरम्मत, तकनीकी संसाधन, जरूरी सप्लाई ये सब पूरे किए जाएंगे। हालांकि ये समझौता युद्ध के लिए नहीं है, अगर युद्ध हो रहा हो तो फिर सेना नहीं आएगी बल्कि, ठीक है, ये केवल
शांति की स्थिति में ट्रेनिंग, अभ्यास, लॉजिस्टिक, इन सब के लिए किया गया है और ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। अगला क्वेश्चन है, हाथी बचाओ दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, पहली बार 2012 में मनाया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 17 अप्रैल को। और इस बार की थीम क्या है? थीम है निदान देखभाल का पहला कदम। ओके, डायग्नोसिस फर्स्ट स्टेप टू केयर। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? जो ये बीमारी से जो पीड़ित लोग हैं उनमें क्या होता है, चोट लगने के बाद ब्लड लगातार निकलता जाता है। आमतौर पर हम आप हैं जिनको हीमोफीलिया नहीं है, तो चोट लगने पर अक्सर जब खून निकलता है तो थोड़ी देर बाद वहाँ पर थक्का जम जाता है। लेकिन अच्छा, ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो प्लेटलेट्स हैं बॉडी में मौजूद, वो थक्का बना देते हैं ताकि बॉडी से ब्लड ज़्यादा ना निकले और बॉडी में ब्लड की कमी ना हो। ठीक है, लेकिन जब शरीर में कुछ खास प्रोटीन्स की कमी हो जाती है तब रक्त में थक्का नहीं जमता है और यही हीमोफीलिया कहलाता है। मतलब चोट लगी और लगातार खून बहता रह गया, उसको रोकना मुश्किल हो गया। अगर नहीं रोका गया तो फिर खून की कमी की वजह से भी डेथ हो सकती है। इसलिए ये जो है ना इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, किस देश में 20 अप्रैल 2026 को 7.5 रिक्टर स्केल का भूकंप आया? इसके बाद तटीय क्षेत्रों में सुनामी चेतावनी जारी की गई थी। आंसर का जापान में काफ़ी ऊंची लहरें भी उठी थी, लेकिन ये जो जापान का जो है ना वो पूर्वी इलाका था तो वहाँ पर हुआ। हालांकि इससे बहुत ज़्यादा जो है ना वो दुनिया के बाकी हिस्सों में बहुत नुकसान के खतरे नहीं हुए हैं, लेकिन भूकंप भी बहुत ज़ोरदार था। ठीक है, तो जापान, वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है कौन है? सनाए ताकाइची। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए किस प्राधिकरण यानी अथॉरिटी का गठन किया है? तो ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी OGAI, सॉरी, ठीक है, OGAI। ओके, और ये हिंदू में देख भी रहे हैं आप। तो केंद्र सरकार ने ये काम किया है कि ऑनलाइन जो गेमिंग है उसको रेगुलेट करने के लिए किया गया है। नई व्यवस्था जो है ना वो ये गेमिंग रेगुलेशन एक्ट 2025, उसके तहत ये 1 मई 2026 से ये प्रभावी हो जाएगी। और नए नियम के तहत ये है कि गेमिंग जो कंपनियां हैं उनको बड़ी राहत दी गई है और सर्टिफिकेट वैलिडिटी जो है ना वो अब 10 साल का कर दिया गया है। ठीक है, तो ये जो अथॉरिटी है ना उसका काम क्या है? ये इसमें 6 मेंबर होंगे और ये IT मिनिस्ट्री के अलावा इसमें गृह मंत्रालय के भी प्रतिनिधि शामिल होंगे। मुख्य काम इसका होगा कि गेम की निगरानी करना और उसके क्लासिफिकेशन को तय करना, यूजर्स की प्राइवेसी, सुरक्षा, ये सब सुनिश्चित करना। गेम का ना क्लासिफाई भी किया गया है कि कौन सा गेम ऑनलाइन मनी गेम होगा और कौन सा स्पोर्ट्स सोशल गेम होगा, ये सब चीज़ें होंगी। ठीक है, अच्छा, इसमें रजिस्ट्रेशन जो है ना स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म के लिए अनिवार्य होगा। बाकी जो गैर जोखिम वाले हैं जिसमें रियल मनी का यूज़ नहीं होता है उसको छूट दी गई है। ओके, और एक खबर आपने सुनी होगी पिछले दिनों कि रियल मनी वाले जितने भी गेम्स हैं उस पर बैन लग गया है और वगैरह वगैरह बात। असल में उसमें कुछ तकनीकी बातें थी। ठीक है, सभी रियल जो मनी वाले जो गेम्स हैं उसको बैन नहीं किया गया है, बल्कि कुछ को किया गया है। ओके, दरअसल क्या है कि जिसमें चांस का मामला होता है, मतलब किस्मत आधारित होती है कि आपका लक है कि आप नंबर लगा रहे हो और ये नंबर फंस जाएगा, वो वाले रियल मनी गेम जो है ना वो अवैध घोषित किए गए हैं। ठीक है, और मतलब जिसमें स्किल के आधार पर रकम जीती जा सकती है या स्किल के आधार पर जो है ना इनाम मिल सकता है, तो उसमें वो किया गया। मतलब एक तरह से बैटिंग यानी जुआ जो है ना, गैम्बलिंग, वो सब को रोका गया है और बल्कि जो स्किल वाले जो ऑनलाइन गेम है उसको जो है ना वो उसकी रजिस्ट्रेशन कराने होंगे। तो ये है एक इम्पॉर्टेंट बात। पिछली बार लगा था सरकार के बयान से कि सब सारे भी जितने रियल मनी गेम है वो सब बैन कर दिए गए हैं, लेकिन एक्चुअल में पूरी तरह से नहीं हुआ है वो। ठीक है, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। और मिलते हैं फिर से कल ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। ओके।